हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माइक विद सईद खान। एक ऐसी जगह जहां हम बात करेंगे एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल और कल्चर टॉपिक्स पर। जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो हमारे डे टू डे लाइफ में तो है काफी इम्पोर्टेंट, मगर कहीं ना कहीं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और जानने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। आज माइक पे सईद खान में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो ना सिर्फ एक टीचर हैं बल्कि एक रोल मॉडल और एक मेंटोर भी हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में लाखों बच्चों की जिंदगियां बनाई हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ मार्क्स या एग्जाम्स के लिए बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रहमान सर से, द को फाउंडर ऑफ एक्सीलेंस क्लासेस। तो सर, मुंब्रा में मैंने सुना है कि आप अपनी टीचिंग स्किल टीचिंग क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। सफर की शुरुआत कैसे की थी? 1997 में 10 मैंने पास आउट किया था और उसके बाद जो है इन्हीं क्लासेस के असेसर ने मुझको कॉल किया और बताया कि एक वैकेंसी है, पार्ट टाइम जॉब, शाम में 6:30 से 9:30, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स पहले से मतलब कि अच्छा था, तो नथिंग वाज प्लान कि मुझको टीचिंग में आना है। नॉर्मल के शुरुआती दौर इसी तरीके से था, फैमिली को सपोर्ट करना है, एक साइड इनकम जनरेट हो जाए, एजुकेशन। उस वक्त लोगों के हालात में अच्छे, 97 की बात बताओ, लोगों के हालात में अच्छे नहीं हुआ था पहले। वो मकसद के तहत जो है कि टीचिंग स्टार्ट किए थे, और जब शुरू किए थे तब ये गुमान बिल्कुल भी नहीं था कि मैं 28 साल पढ़ा ले जाऊंगा। कौन से चैनल से डेवलपमेंट हुआ? जब मैं स्टार्ट किया था मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसा दौर आया है कि उस जमाने के जिन बच्चों को पढ़ाया आज उनके बच्चे जो है कि मेरे पास पढ़ने के लिए मतलब आ रहे हैं। काफी लोगों को हैरानी लगती है कि ऐसा पॉसिबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बच्चे हैं, हर साल ऐसे बच्चे मिलते हैं, पेरेंट्स को भी पढ़ाया और उन बच्चों को पढ़ाया। टीचिंग सिर्फ आपके लिए एक प्रोफेशन है या फिर कोई मिशन? टीचिंग जो है ना, वो मेरे लिए एक प्रोफेशन और एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा बढ़कर क्या है, आप टीचिंग मतलब कहेंगे टीचिंग एक आर्ट है, हर किसी को वो फन आए जरूरी नहीं। और उसके ऊपर जो टीचिंग को मैं कंसिडर करता हूँ, टीचिंग इज डिवोशन फॉर मी, कि वो एक इबादत की तरह है। जब स्टेज पे खड़ा होता हूँ, डाइस पे खड़ा होता हूँ, तो इररिस्पेक्टिव बच्चा कौन से लेवल का है, बच्चा कौन से स्कूल का है, कि वो कंसिडरेशन में आता ही नहीं है। मकसद ये होता है कि मेरे लाइफ का कि मैं लोगों के लिए मैथ्स आसान हो। एक फोबिया है मैथ्स को लेकर, फोबिया, मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स में स्कोर नहीं कर सकते, तो ये एक फोबिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि कई सारे बच्चे इतने सालों में जो उनका मैथ्स को लेकर दिलों में डर था, तो वो डर दूर हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जो है कि उसके बाद अपने लाइफ में बहुत कामयाबी की तरफ उनका बढ़ते गए। दिल को बड़ा सुकून लगता है कि अल्लाह ताला ने जैसा मानो कि मुझको चुना है इस काम के लिए, उनको बेहतर जिंदगी देने, उसको उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए, उनके लिए जो एक मुश्किल दौर था, मुश्किल सफर था, तो मुश्किल सफर को आसान बनाने। मैं एक चीज देखता हूँ, मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ, तो मैथ्स और साइंस पे ही पूरा फोकस करते हैं, मतलब 99% फोकस वहाँ होता है। तो ये सही में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? अगर मेरा जो स्पेशलाइजेशन है टिल 10th स्टैंडर्ड, मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूंगा, एसएस जो सब्जेक्ट है, लोगों ने उसको समझने के बजाय रटने वाला बना दिया, और वहां पर कोई भी तरीके का आपके क्रिएटिविटी वर्क नहीं आता। मैथ्स लाइव इसीलिए होता है क्योंकि हर क्वेश्चन को नए तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक मसल है, और उस मसल पे आप जितना वर्कआउट करोगे ब्रेन उतना ग्रो करेगा। बहुत सारे बच्चे सवाल ये करते हैं कि सर बॉडी इक्वेशन आप पढ़ा रहे, क्रेनस रूल आप पढ़ा रहे, ये हमारे लाइफ में कहाँ काम आए? ये नहीं काम आए। लेकिन जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर सोचते हैं, तब आपके ब्रेन को
एनालिटिकल स्किल मिलता है, सोचने की काबिलियत हासिल होती है, ये उसका बेनिफिट है। राइट, अब सेकेंड सब्जेक्ट रहा साइंस। राइट, कि बचपन से लेकर मरने तक जो है कि हमारे इर्द गिर्द सारे साइंस है। राइट, कि कौन सी चीज क्या हो रहा है, आप एक पॉडकास्ट मतलब कर रहे हो तो इसका लाइट इफेक्ट क्या होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें मतलब कि बेसिकली क्या है, इट्स साइंस। कोई सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ता है, कोई अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से जो है कि उसको करना है। और लैंग्वेजेस के लिए हाँ, ये बात मानूंगा कि बच्चे लैंग्वेजेस के लिए इतना फोकस नहीं करते, मराठी के लिए इतना फोकस नहीं करते। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि एट दिस मोमेंट हर बच्चे को इंग्लिश के ऊपर एक कमांड आना जरूरी है टू सर्वाइव। राइट, ये मुमरा तक है, मुमरा तक मतलब काम चल जाता है, लेकिन जैसा मुमरा के बाहर जाओगे ना, तो अगर आप सही इंग्लिश नहीं बोलते हैं, राइट, या आपको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता है, तो आप जो है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। अपने बोर्ड रूम्स में या अपने ग्रुप डिस्कशंस के अंदर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक कहीं ना कहीं डर दिल में है, उनको इंग्लिश उतना फ्लुएंटली नहीं आता, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मजाक हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि सारे सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसमें ऑब्वियस है कि मैथ्स और साइंस का थोड़ा इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आप 3 सीक्रेट फॉर्मूला बताइए जिसे अप्लाई करके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा पिछले क्वेश्चन से ही अगर मैं बोलूँ, इसको मैं रिलेट कर लूँ, तो वो इस तरीके से है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उसका लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, रटने के लिए नहीं पढ़ना। जिस दिन बच्चा रटा तो समझो उसका डाउनफॉल स्टार्ट। क्यों? कुछ दिन बाद वो चीज जहन से निकल जाए। लेकिन अगर कोई लॉजिक आपने सीखा, वो आपके साथ जिंदगी भर साथ में है। ये पहली चीज जो है कि लॉजिकल मतलब क्या होना चाहिए। दूसरा जो है आप बोल सकते हो कि डिसिप्लिन। कि बच्चे के अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, राइट, तो वो कभी भी कोई भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे लोग हो गए कि अगर आपने मतलब के देखा होगा कि काफी टैलेंटेड क्रिकेटर रहा पृथ्वी शॉ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि जो लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से वो उस कामयाबी को नहीं छू पाया जिसका वो हकदार है। ये सेकंड एलिमेंट होता है। तीसरा जो है ना कि बच्चे ये समझते हैं कि हमको पढ़ने के बाद इस डिग्री की वजह से जॉब मिलेगी। दैट इज इल्यूजन। राइट, पढ़ने के बाद एक चीज जो मुमरा के बच्चों के अंदर जो खास तौर पर मिसिंग है, वो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप। कि आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लेंगे, एमबीबीएस है तो उसको इंटर्नशिप करना है, सीए है उसको इंटर्नशिप करना है, लॉ है आपको इंटर्नशिप करना है कंपलसरी। तो जब आप इंटर्न होते हैं तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, एक प्लेन ग्रेजुएट चाहे आर्ट्स कॉमर्स या साइंस या आज की तारीख में इंजीनियरिंग के अंदर भी होता है, बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, बोले कि मुझको जॉब चाहिए, तुमको आता क्या है? आप कब सीखोगे? जब आप कोई मेंटर के नीचे, एक्सपर्ट के नीचे अंडर काम करोगे 2 साल। तो अगर ये 3 चीज पे बच्चे वर्कआउट करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको आगे चीज जो मेरे माइंड में है, अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत बिलो एवरेज या एवरेज होते हैं अपने थ्रू आउट की स्कूल लाइफ, लेकिन आगे जाके वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट है कि आपने पैरामीटर्स कैसे कि एक एवरेज बच्चा एवरेज है ये कैसे मार्क्स। मार्क्स, तो आपने मार्क्स को अपना क्या समझा? पैरामीटर। एक बच्चा जो है एसएस में आउट ऑफ फिगर आ गया, तो क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट है? नहीं, उसकी मेमोरी पावर मतलब कुछ। इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। एक होता है कि जो बच्चा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस,
अब जावेद अख्तर साहब जब मतलब बात करते हैं तो उनसे अच्छी वोकैबुलरी, उनसे अच्छा एक्सप्रेशन, ठीक है, शायद ही किसी को सुनने के लिए मिलता होगा। तो उनका इंटेलिजेंस कहाँ पर है? लिंग्विस्टिक में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जावेद अख्तर जो है कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो सक्सेसफुल। मैं मेरे लिए अल्लाह ताला ने जो है कि नंबर्स को आसान बनाया, वो सारे नंबर समझ में आ रहे, जिसको नंबर समझ में नहीं आ, हमारे बहुत करीबी दोस्त है आफ्ताब सर है कि उमरा के अंदर रहते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे उनकी बुक्स पब्लिश हुई, तो उनको अल्लाह ताला ने जो है कि उस चीज से नवाजा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक। कुछ लोगों का जो होता है कि फिजिक बहुत अच्छा होता है, फिजिकल इंटेलिजेंस। एकेडमी के अंदर जो है कि 50 बच्चों को एक साथ में खड़े होकर बताया था कवर ड्राइव कैसे करना, लेकिन उसमें से एक ही जो है उसमें सक्सेसफुल या दो सक्सेसफुल, कि जिसका फिजिकल एबिलिटी, जिसका जो आपका हेल्थ एबिलिटी है वो प्रॉपरली क्या करे, तो इसलिए जो है कि इंटेलिजेंस का कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं, बच्चा जो है कि पढ़ने में जो है कि कमजोर है, स्टडी उसके नहीं, लेकिन जब वो अपने लाइफ में जाता है, एक डिजाइनर, ठीक है, हाफिज कुरान, लेकिन वो बहुत अच्छा डिजाइनर, तो अब वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, कि जिसको जो है कि बिजनेस समझ में आ रहा है लाइफ में सक्सेसफुल। तो ये हमारा बेसिक पैरामीटर हमेशा सेम रहता है कि हम लोगों ने सिर्फ मार्क्स को क्या कंसिडर किया है, राइट, मार्क्स के बेसिस पे बताया जाता है कि इंटेलिजेंट, राइट, इंटेलिजेंट पर्सन वो है पहला जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, दूसरा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत है। आप सुबह उठते साथ ही जो है कि प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या होते हैं, तेज होते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ कंफ्यूज रहते हैं, कुछ जो है कि बहुत इजी उसको क्या कर ले जाते, सॉल्व। तो आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो जब आ जाएगी तो आप देखोगे इन सारे जो भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उनके अंदर जो है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, और ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे ना मैथ्स में है, ना हमारे साइंस में, ना एसएस के अंदर है कि जिससे गेज कर सकते। एक टाइम में बहुत ज्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता था, बट थ्रू आउट द इयर्स, डे बाय डे, आज हम देख रहे हैं कि वो एक बिजनेस बन के रह गया है। लोग स्किल और क्वालिटी से ज्यादा प्रॉफिट को फोकस करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ये यहाँ पर जैसे बताया ना कि हर चीज का पैरामीटर जब तक का हम लोग फाइनलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग एक राइट कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। यहाँ पर जो है कि टीचिंग जो है कि आज भी एक नोबल प्रोफेशन है, और वो हमेशा से मतलब कि नोबल प्रोफेशन रहे। वो नोबल प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि 3 चीज ऐसी है जो मरने के बाद भी आपको उसका अजर देगी। सबसे पहला कोई सवाब जारे आपने किया है, दूसरा नेक औलाद, तीसरा जो इल्म आपने सिखाया है, नफा बख्श इल्म आपने जो सिखाया है, जब तक वो बाकी रहेगा उसका एक पोर्शन बेनिफिट के हिस्से में जाता रहे। तो इंशाल्लाह मतलब क्या है कि वो प्रोफेशन हमेशा से नोबल रहा है, नोबल रहेगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अब जैसा जो है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ये कह दे कि कंपलसरी आपको पिकनिक आना है, कोई इंस्टीट्यूट ये कह दे कंपलसरी आपको हमारे पास से ऑप्शन तो भाई हमारे पास ही बुक है, अगर आपके दोस्त के पास है या फिर फॉर एग्जांपल एक सिबलिंग है, वो बच्चा भी एक अपने भाई जैसा हम लोग अक्सर करते थे, राइट, कि बड़े भाई की जो टेक्स्ट बुक है छोटा भाई यूज करता है, तो इसकी एक आजादी देना चाहिए। आपके पास यूनिफॉर्म है लेकिन हर साल आपको एक जरूरी नया यूनिफॉर्म खरीदना है। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप दे दो। आपके पास रिश्तेदार है, आप ये चाहते हैं हर साल मेरा बच्चा नया कपड़ा पहने, लेकिन आप जो है एक ही छड़ी सबको नहीं मार सकते।
तो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, तो इसका अगर आप देखोगे, ये रोल जो होता है मैनेजमेंट का होता है, इसमें बेचारे टीचर को लुकआउट। तो जो टीचर आ रहा था, पढ़ा रहा था, आज भी उसी तरीके से पढ़ाते वक्त आपको 100% ईमानदारी से काम करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दंडी मत मार, यानी पेट के अंदर कमी बेशी ना करें। इसकी तफसीर में गए तो पता चला कि आप जो काम करते हो वो ईमानदारी से करो, उसमें कोई काम चोरी न करो। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आप ईमानदारी से काम कर, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद में आप बताते कि डॉक्टर है, वो उनकी कंसल्टिंग जो है 5000 रुपीज है, इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि सर उमरा के अंदर जो है कि 700 रुपए में कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टिंग ले रहा है, तो आप 5000 क्यों ले रहे हैं? उसका एक्सपर्टीज रेट, वो बोल रहा है कि मेरे पास जो है कि 35 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, और आप मेरे पास तभी आते हो जो बाकी कार्डियोलॉजिस्ट है, आप जो है कि मुतमईन नहीं होते तब मेरे पास आते। तो हर इंसान को जो है कि अपने हिसाब से चार्ज करने का, लेकिन आप इसी के ऊपर फोर्सफुली कोई चीज चार्जेस लेना, वो मेरे हिसाब से गलत। उसमें ऐसा क्या कम हो जाता है कि बच्चों को क्लासेस की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला जो होता है कि मैनेजमेंट का रोल, ये मैनेजमेंट जो है कि वो अपना एटीट्यूड कैसा रखता है। जैसे मैनेजमेंट जैसा है कि सिर्फ उसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो, कोई भी टीचर है उसको वहां पे खड़ा कर दी। मैनेजमेंट को ये शऊर नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा है या उसके लायक है। बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि जो मेरे अंडर आते हैं, जब हम लोग उनको हायर करते हैं, हायर करने के बाद कंपल्सरी 3 मंथ्स मेरे अंडर वो ट्रेन होते हैं, तब जाकर वो टीचर मैथ्स पढ़ाना शुरू करते हैं। आप देखोगे कि ट्रेनिंग वाला जो एलिमेंट उमरा के स्कूलों के अंदर मिसिंग है। कोई मैनेजमेंट ऐसा ट्रेनिंग देता और नहीं देता है, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि वो ट्रेनिंग देने के लिए आप भी उतने केपेबल होना चाहिए। आज 28 साल पढ़ाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उतनी अल्लाह ताला ने सलाहियत दे दी है कि मैं एक कैंडिडेट है, उसके अंदर 50-60% पोटेंशियल है, तो उसको एनरिच करके 100% में लेकर जा सकते। हाँ, एकदम जिसको कुछ नहीं आता मैथ्स, बोले इसको मैथ्स का टीचर बनो, मेरे बस की बात है। उसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ उसके पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और उसको मैं वर्कआउट करके इंशाल्लाह ताला उस तरीके से किया जा सकता। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, कुछ जगहों पर जो है कि हमारे स्कूल जो है वो बन जाते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट बोलती है हर सब्जेक्ट को इतना इतना देना चाहिए, लेकिन जितना टाइम मराठी के लिए आप देते हो उतना टाइम हिंदी के लिए नहीं जरूरत नहीं। हमारे बच्चों को मराठी में प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ऑब्वियस सबको मराठी के लेक्चर ज्यादा होना चाहिए। हिंदी के प्रॉब्लम कम है, हिंदी का लेक्चर कम होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट कि हमारे पास एक डेटा एनालिसिस होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन से बच्चों को क्या प्रॉब्लम, उसके हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस, हमारा टाइम टेबल को डिजाइन होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज होगा, टीचर्स ट्रेन हो गए, डिविजन ऑफ टाइम प्रॉपर होगा, तो ऑब्वियस है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लासेस का रोल वो कम हो जाए। दो ऐसी क्वालिटीज जो एक पर्सन में टीचर बनने के लिए होनी ही चाहिए, उससे तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारी क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहला जो है कि उसको उस सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, 100% नॉलेज मतलब क्या होना चाहिए, उसको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी के साथ। अगर कहीं पे भी आप पढ़ाने के लिए खड़े हो, आपको कॉन्सेप्ट जो है कि आपका 100% क्लियर, तो वहां पे आप कोई हीले बहाने, कोई अपने तरीके से कुछ बोल के निकल जाओगे और उससे बच्चा सेटिस्फाइड नहीं।
आपने उसको मैसेज भी कन्वे नहीं किया। सेकंड क्या होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनका नॉलेज बहुत अच्छा। आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कि अपना नॉलेज जो है कि आज मेरी एज 43 ईयर्स है, मैं एक 15 साल के बच्चे को पढ़ा रहा हूं कि अब 43 ईयर का एक आदमी 15 साल के बच्चे को अपना नॉलेज किस तरीके से ट्रांसफर करेगा। जो टेक्निक मैं आज से 20 साल पहले यूज करता था, आज वो टेक्निक यूज नहीं कर सकता। हर 3 साल 5 साल में आपको अपने आप को अपग्रेड करना। हम इस गुमान में है कि भाई हमने ये कोर्स किया, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं। कोविड आने के बाद इसे देखा है कि बच्चों का जो है लर्निंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी थोड़ा सा कम है। टीचर चाहता है कि बच्चा मेरे लेवल पे। मेरा एटीट्यूड क्या है कि मुझको बच्चों के लेवल पे, पहले मुझको इतना झुकना पड़ता था, अब मुझको इतना झुकना पड़ता। अगर मैं वैसा नहीं झुकूंगा तो मैं अपना नॉलेज बच्चों तक ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता। और जैसे मैंने बताया कि ये एक डिवोशन, जब आप पढ़ाने खड़े हो जाते हो तो आप ये भूल जाओ कि मुझको सैलरी क्या मिल रही है, मैं कितने टाइम के लिए पढ़ा रहा हूँ। कि एक जज्बा होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए। वो उस क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा जिसको है, ठीक है, सबसे ज्यादा हाथ उसकी पकड़ने की जरूरत है। कि अक्सर मैं एक छोटा सा ट्रिक यूज करता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं जो मेरे क्लास का सबसे कमजोर बच्चा उस सब्जेक्ट के अंदर उससे पूछता हूँ और मुझको मालूम है कि बच्चा आंसर देगा। इतना सिंपल है, बच्चा आंसर देता है, पूरे क्लास से खड़े हुए ताली देता। उसका कॉन्फिडेंस आता है कि जिसको पूरे स्कूल में तेरे को कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, रेट की ऐसा है, उस बच्चों को बोर्ड बुला के और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा इससे पहली बार कि तूने आंसर मैथ्स में कब दिया और बोर्ड पे कब सॉल्व किया, तो उसका जवाब दो सर आज तक कभी नहीं। तो आप बच्चों के साथ में कैसा ट्रीट करते हो, बच्चे को आपको लपेट, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे खाली वो इम्पोर्टेंट है, सभी सब बच्चा, खासतौर पर वो बच्चा जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है, अगर मैं उसको जो मैथ्स, और यकीन जानना जब रिजल्ट आता है ना सबसे ज्यादा खुश होकर सबसे अच्छी मिठाई वो ला के, क्योंकि उसको एहसास था भाई कि मैं तो बाकी जब तक मेरे स्कूल वाले ने 9 साल 10 साल 12 साल बोल दिए नालायक है, लेकिन पास हो गया, मैथ्स में अच्छे नंबर भी करा, दैट गिव्स मोर सैटिस्फैक्शन। कोई स्कूल के टीचर को रिक्वेस्ट करें कि आप अपने कुछ महीने की ट्रेनिंग दे दें, तो क्या आप हाँ बोलेंगे और वो किस तरह की ट्रेनिंग? मोस्ट वेलकम। आए मेरे पास, मतलब मेरे अंडर रहे, जैसा मैं मेरे जो फैकल्टीज है उनको मैं ट्रेन करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 महीना चलता है ट्रेनिंग। तो पूरा एक मॉड्यूल है कि बच्चों, मतलब एक एक एरिया है कि मैथ्स की ट्रेनिंग वो डिफरेंट है, लैंग्वेज की ट्रेनिंग वो डिफरेंट है। तो मैथ्स की जो ट्रेनिंग रहेगा, अगर कोई भी स्कूल का टीचर है 10th स्टैंडर्ड लेवल पर मैथ्स सीखना चाहता है, वो आए मेरे पास, 3 मंथ्स मतलब क्या है, मेरे क्लासरूम में डेली 3 घंटा मतलब जाके बैठे मेरे साथ में, मतलब फिर इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिले, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। स्कूल सेक्शन में थे तो हमारे पेरेंट्स और इवन हमारे टीचर्स भी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं, लेकिन आज के दौर में जब मैं वो चीज देखता हूँ तो टीचर्स तो खैर ठीक है, लेकिन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत कुछ ज्यादा ही पैम्परिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ये सही है, या फिर इसका उन बच्चों पे फ्यूचर में क्या असर पड़ सकता है? ये जो पेरेंट्स का आज ओवर पैम्परिंग जो है एक बहुत बड़ा, पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि मैं मेरे बच्चे की हर गलती को छुपा दूं, जाहिर नहीं करूं तो आई एम अ गुड पेरेंट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी में।
आज मीडिया ने इस तरीके से बात, पेरेंट्स अगर सवाल पूछते कि अगर मैं मार देता हूँ, कौन से रूल में लिखा है कि आप मार सकते हो, जी बोले कोई रूल नहीं लिखा। मेरा अगला सवाल ये होता है कि आप स्कूल पढ़े होंगे, अगर वो स्कूल जाएगा तो पता चले हाँ हम स्कूल पढ़े, बोले आपके टीचर कैसा मारते, बोले बहुत मारते, तो आपके पेरेंट्स गए थे, बोले नहीं गए। यहाँ पर वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरे पास 9 महीने से 11 महीने की पीरियड के लिए निकल के आता है, और मकसद ये होता है कि उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट मदद के लिए करा, उसी मकसद के हिसाब से हम लोग जो है कि ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे के मार्क, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, उसकी गलती क्या है, उसकी बेसिस पे पनिशमेंट, और अगर पनिशमेंट नहीं देंगे तो बच्चा सुधरेगा कैसे। चैलेंज कहाँ पे हो जाता है कि जब आप एक लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, आप पनिश कर रहे हैं, उसके वाइटल ऑर्गन्स पर आपको ध्यान देना। कई केसेस आते, टीचर ने मारा बच्चे की आंख फूट गई, कई केस आते इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो ये चीज पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमको बच्चों को डराना है, उसको अजियत पहुंचाना हमारा मकसद, ताकि वो मिस्टेक वो रिपीट ना करे। अब जैसा कि लड़कियों को तो मारता नहीं हूं मैं बिल्कुल, लेकिन जो बॉयज है उनके लिए सिंपल पनिशमेंट ये होता है कि उनके थाइस पे मतलब क्या 2 छड़ी लगा देना, क्योंकि मुझको मालूम है कि जो थाइस जो है वहां पे कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है, राइट, वहां पे अगर मारूंगा तो जो मसल्स इतने सारे हैं उस पर तकलीफ रहेगी कुछ टाइम तक का, फटाक से वाइप आउट हो जाएगा, हड्डियों पे फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से कि मेरा काम भी हो जाता है, बच्चे के दिल में डर भी बैठ जाता है, और उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। इस बारे में बहुत ख्याल रखना होगा पनिशमेंट देते टाइम पे कि आप उस बच्चे का कोई भी लाइफ लॉन्ग इंजरी आप उसको नहीं दे सकते, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पेरेंट्स भी थोड़ा सा जो पैम्परिंग है, जो मीडिया ने जो हवा बनाया है, ये रिसेंट मीडिया का मतलब कि पूरा किया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या है कि इस बात का ध्यान रखें कि पहला बच्चे के टीचर से पहले पूछे बच्चे ने क्या गलती किया, अगर आप उस जगह पे खुद रहते तो उस पर आपका रिएक्शन था। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स आते हैं बाद में वो बच्चों को 2 तमाचा खुद मार दिया होता है, बच्चा क्या करेगा, वो अपनी साइड की स्टोरी सुनाएगा, बच्चा सेकंड साइड की स्टोरी नहीं, बच्चा खाली सुनाए टीचर ने उसको मारा, खुद टीचर को मारने का क्या है, फिर टीचर बोला कि उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, आपके साथ बदतमीजी, टीचर के साथ बदतमीजी कर सकता है क्या? उसके बाद पेरेंट्स की शक्ल पे जो शर्मिंदगी होती है हम लोग को देख के बुरा लगता है, बट दैट्स अ फैक्ट। इसको टीचर के पास जाने से पहले पूरी टोटल इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, क्वेरी रेस करने से पहला, ऑब्जेक्शन रेस करने से पहले कि क्या हुआ क्या नहीं, किस तरीके से देख, ताकि पेरेंट्स को इन्फॉर्म होना चाहिए मेरा बच्चा क्लास में कर क्या है, देख, और उसके बेसिस पे एक्शन होना चाहिए। ऐसा आपके पास एग्जांपल है कि पेरेंट्स की ओवर पैम्परिंग की वजह से वो बच्चा फेल हो गया हो? बहुत सारे एग्जांपल्स देख, एक पेरेंट ने तो जो है कि हम लोगों पे पुलिस केस भी कर दी, पुलिस स्टेशन, उसके बाद हम लोग गए वहां पर, सब पता है कि क्या है क्या नहीं मामला बोलकर, वहां पे जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने समझा कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो बच्चा आगे लाइफ में क्या सक्सेस करेगा, और सब जगह पे वही होता है कि जिस तरीके से जितनी भी जो जनरेशन है वो मारपीट खा के मतलब के आगे बढ़े, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, टीचर्स और पेरेंट्स से मार खाने में कोई बुराई नहीं, और उसके बाद में फिर वो बच्चा जो है आगे चल के वो एकेडमिक्स के अंदर कामयाब। आज के दौर में हम लोग सब इस चीज से वाकिफ है कि मोबाइल एडिक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मेजर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि गेम एप्लीकेशन ये सारी चीजें कर, लेकिन आपके हिसाब से सही मायने में रीजन क्या है, ये सारे एप्लीकेशंस या फिर घर का माहौल? अब बताओ कि मोबाइल एडिक्शन आप किसको बोलोगे जिस एडिक्टेड, ओवर यूजिंग, यानी आप टाइम सेट करो कि
फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज मेरा डिजिटल वेलबींग निकालेंगे तो मेरा 2.5 घंटा में अंदर डिजिटल वेलबींग निकलेगी, लेकिन उस डिजिटल वेलबींग के अंदर देख मेरे पूरे इसमें कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं, व्हाट्सएप के अलावा देख आप सोशल में मानते नहीं तो बेसिक मतलब क्या मैसेजिंग टूल मतलब के बन गया, राइट। उसके बाद में जो है फोन कॉल्स हैं, वो मेरे बिजनेस के लिए एसेंशियल है, राइट। कम्युनिकेट करना है मुझको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना है। पूरे इसमें जो देखता हूं मैं, जो मेरा यूसेज होता है, राइट, कि जिसको मैं समझता हूँ वो फजूल वक्त, मतलब के वक्त का फजूल इस्तेमाल जो है वो यूट्यूब, जो पूरे दिन भर के अंदर 35 से 40 मिनट लगते हैं। तो और मैं समझता हूँ कि 35 से 40 मिनट यूट्यूब अगर मैं दिन भर में ऑन स्टेज भी नहीं, भाई थोड़ा टाइम मिल गया तो ऐसा कुछ हो गया, कुछ आ गया उसको देख लिया या कुछ स्टडी करने के लिए देख लिया, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन अगर बच्चे से मोबाइल छीनने पर, उससे लेने पर अगर वो रिबल हो रहा है, यानी उसको अपनी जान से भी ज्यादा मोबाइल की फिक्र है, देन इज मोबाइल एडिक्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब होते हैं कि आज जो है कि बच्चों को बचपन से, चाहे मेरे बच्चे भी क्यों ना, ठीक है, उनके हाथ में मतलब कि वो मोबाइल आ गया है। आज से 15 साल पहले ये एडिक्शन का नाम डिफरेंट था, दैट वाज एडिक्शन टू टीवी। आज से 15 साल 20 साल पहले जो है कि मोबाइल नहीं थे, राइट, कि हम लोग जो है कि ऑन स्ट्रेच 3 घंटा एक साथ बैठ के पूरी मूवी देखते थे। केबल पे मूवी आती थी दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक चलती थी, 3 से 6 बैठ के पूरा घर बैठ के देखता था। रात में 9:30 से 12:30 बजे पूरा घर बैठ के देखता था। तो वो तो चेंज होगा, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो रहेगा कि मोबाइल एडिक्शन मतलब के ना होगा, राइट। बच्चा स्मार्ट ग्लासेस मतलब के पहनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा क्या देखेगा, सारे ग्लास में उसके आएगा, उसकी माइक हो गए, उसको मतलब क्या है कि वो सुनेगा करेगा। देख कि अगर जो चीज आपके पर्पस से आपको हटा दे, एक बार एक मौलाना ने बयान किए थे किसके ऊपर, वर्ल्ड कप 1996 में तो वर्ल्ड कप आया था इंडिया के, तो लोगों का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, यानी 8 घंटा आपने अपने दिन का निकाल के बैठ के सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैच देख। तो आपने अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे। अब जो आपका जो सवाल है कि रिगार्डिंग मोबाइल एडिक्शन जो है कि हमारी सोसाइटी है, मोबाइल फोन है, वो हर जगह पे रहेगा, मेरे बच्चे भी है वो भी यूज करते हैं, तो उनको लिए पैरामीटर सेट किया हूँ, 1 घंटा आप यूज करोगे, उसके बाद ड्रॉवर रखा हुआ है, वो ड्रॉवर में लाके आप मैं 12:30 बजे डेली बेसिस पे उनका मोबाइल चेक करता हूँ। तो कभी 1 घंटा 5 मिनट, कभी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, उससे ज्यादा हुआ बोले अगले दिन जो है 15 मिनट का होंगे कट गए। दूसरा, बेटा तो 2 घंटा पढ़, तू 1 घंटा मोबाइल में देख। तो अब उस चक्कर में बच्चा पढ़, अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और ऑल ऑफ अ सडन आप एडिक्शन में नहीं आओ। ऐसा नहीं होगा बच्चों के हाथ में पहले दिन मोबाइल में, पहले दिन वो 8 घंटा मोबाइल में, पॉसिबल नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बढ़ते जाए, और पेरेंट्स का अगर उस पर ध्यान नहीं है तो इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो पेरेंट्स में कुछ भी हो, मेरे भी 3 औलाद है, उनकी अगर मैं चीज नहीं कंट्रोल कर पाया तो मैं नहीं। तो कुछ अडल्ट भी मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं, ये कुछ सोल्यूशन है? एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था, एक पेरेंट मतलब क्या है, और आके बोले कि मेरा बच्चा जो है ये हमारे घर पे है ना गेम होता है, मुझे लगा कि गेम होता है के नॉर्मल स्लैंग के अंदर क्या है कि आपस में कुछ स्ट्रेटेजी या फिर पॉलिटिक्स ऐसा मतलब क्या होता है, क्या बोले कि इसके अब्बा पबजी की आदत है और वो बच्चे के साथ में मतलब के पबजी खेल, बोले भाई इसका हल मेरे पास भी नहीं है। पहले एक चीज है, कोई भी एडिक्शन है आपके अंदर विल पावर होना चाहिए कि मुझको इसको छोड़ना,
या तो कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो क्या करे कि भाई कि ऐसा लगता है देयर इज समवन, कि कभी कभार क्या होता है कि एक जमाना था अल्कोहल का एडिक्शन, तो उसके सेंटर्स थे, रिहाब्स थे, आज भी ड्रग्स के रिहाब में दर्द होते हैं, वैसे काउंसलर्स होते हैं। अगर पहला तो आपके अंदर विल पावर हो कि मुझको छोड़ना है, तो रास्ते मतलब के बनते हैं। ठीक। अब यहाँ पर सबसे जो है कि एक बड़ी अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें मतलब क्या बताया कि आप का कोई भी एडिक्शन है उसको जो है कि इंटरेस्टिंग, उसका इंटरेस्ट खत्म करो। इंस्टाग्राम वेकेशन में यूज करता हूँ, वेकेशन खत्म हुआ इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, उस टाइम पे मेरे पास टाइम है, तो उसमें अगर मैं 1 घंटा भी मतलब के लगा दिया कर दिया, फिर क्या होता है कि उसकी आदत सी पड़ जाती है, तो मेरे बाकी काम रुक गए। तो अगर आप अपने मोबाइल को, अगर एडिक्शन से इससे मतलब बाहर निकलना चाहते हैं, फिर 2-3 चीजें, पहला जो है कि कॉलिंग के लिए यूज करो, मैसेजिंग के लिए यूज करो, यूट्यूब एक रखो, बाकी जितने भी सोशल मीडिया एप्स है उसको निकाल दो, सारी गेम ऐप उसको निकाल दो, राइट। आहिस्ते आहिस्ते जो है कि वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड फाइनल डिजिटल वेलबींग, लाइक उस पर आप देखो, मॉनिटर करो, कभी कभी आपको खुद अंदर से यार मैंने वो ज्यादा देख लिया, जब आप यूज करते हो आपको पता नहीं चलता वक्त कितना चलेगा। खुद का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, कंसाइंस वही मतलब कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट हो जिसको मोबाइल की वजह से वो थोड़ा अपने स्टडीज में खराब हो गया और फिर उसने उस चीज से ओवरकम किया और सक्सेस हुआ। कि यहाँ पर मुमरा के अंदर जो है कि अफगान तुर्की से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई नहीं। हाँ, कि जो है कि मैं खुद मतलब दो इज नॉट माय स्टूडेंट, कोई मुलाकात हुई अफगान से, लेकिन जिस तरीके से वो बंदे को मोबाइल एडिक्शन था, उसके फादर ने रूबिक क्यूब्स ला के दिया, और उसके बाद में फिर अब वो उसका ऐसा एडिक्शन मतलब क्या हो गया कि उसने उसके अंदर ही अपना एक करियर बना दिया, when he has grown, that is really phenomenal। यानी मोबाइल से आप बच्चों को ऑल्टरनेटिव देना है, ठीक है। आप घर में मतलब क्या है कि टॉयज मतलब के लेकर आ जाए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, तो ये सारे जरिए से भी मतलब मोबाइल एडिक्शन दूर हो सकता है। हमें लगता है कि हार्मफुल है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें। ऑल्टरनेटिव्स मतलब क्या आना ही चाहिए। अगर आप ऑल्टरनेटिव मतलब के नहीं दोगे तो बच्चा क्यों करेगा, कुछ तो आपको ऑल्टरनेटिव मतलब देना। भाई कि मैं मेरा फ्री टाइम है मैं क्या करूँ, आप बोलते हो कि आप बाहर नहीं आ सकते हो, ठीक है, आप बोलते हो मोबाइल नहीं खेल सकते हो, ठीक है, तो वो करेंगे। नहीं हो सकता है आप घर में कैरम ला के दे दीजिए, जो भी उसको इंटरेस्ट आ जाए। अब ये जरूरी मैं कैरम ला के तो बच्चा मेरा कैरम में इंटरेस्ट हो, व्हाई इज इट, मे बी मे नॉट, उसको शायद अच्छा लगे, शायद उसको पसंद नहीं है। आउटडोर एक्टिविटीज आजकल बहुत ज्यादा ही कम होती जा रही है, इसका कोई रीजन? अब यहाँ पर जो है कि बहुत सारे रीजन है मुमरा के हिसाब से बात करें। एक तो प्लेग्राउंड जो है कि मुमरा से गायब हो चुके हैं, प्लेग्राउंड मतलब कि पूरी तरीके से मतलब गायब हो गया, और टर्फ जो है कि वो डेली जाके खेलने की अफोर्डेबिलिटी नहीं, टीएमसी कॉम्प्लेक्सेस जो अच्छे कॉम्प्लेक्स है वहां पे कुछ थोड़ा बहुत एरिया वगैरह है, वहां पे बच्चे बंदे खेलते करते हैं। कि पहला जो अवेलेबिलिटी था कि हमारे घर में किसी घर के पीछे तकरीबन आप बोल सकते हो कि 1.5 किलोमीटर लंबा पूरा खेत था, ठीक है, हर बंदा हर ग्रुप अपना खुद का पिच बनाता था, अपना खुद से अंदर खेलता था। आज वहां पे रखने की जगह नहीं, टोटल वहां पे कंस्ट्रक्शन आ गया। दूसरी चीज जो है कि अब स्टेडियम है, स्टेडियम का हमारे अंडर यूटिलाइजेशन, स्टेडियम को यूटिलाइज करना चाहिए। हम लोग हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड नहीं करते। फंक्शनल गार्डन मुमरा के अंदर कितने आप बताएं कि मतलब कि आपको कहाँ पे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कि मैं मेरे बच्चों को लेके गार्डन के लिए मतलब के लेके आके बैठ, नहीं नहीं,
अब लोग क्या बोलते हैं सब बच्चों के लिए मतलब कि डीएमसी में बिल्कुल भाई कि गरीब क्या है, गरीब का बच्चा बच्चा नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस बारे में हम लोग सवाल करें उससे कि हर मुमरा स्टेशन से लेकर शिलफाटा तक का जो है उसके अंदर जो आबादी है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हमको गार्डन आपसे बात करके काफी सारी नॉलेज मिली है, काफी चीजें आपने शेयर की। तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। एक उनके पेरेंट्स के लिए कुछ आप बताइए कि वो ऐसा क्या करें कि अपने बच्चों पे पढ़ाई में ध्यान दें, और एक वो बच्चों के लिए जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं। कहने की बहुत ये जो हैबिट्स को लेकर ये पूरा किसका के लिए हैबिट्स जी। और मैं अपने सारे बच्चों को बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एटॉमिक हैबिट्स जो है वो एक है और एक है ईट दैट फ्रॉग। ये दो मेरी बहुत फेवरेट बुक्स हैं, मैं कई बार उसको पढ़ चुका हूँ, जब भी फ्री टाइम मिलता है उसको रिपीट मतलब करते रहता हूँ। ईट दैट फ्रॉग के अंदर जो है कि उसका पूरा जो थीम है अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। तो चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, अगर टाइम मैनेजमेंट सीखे उसका बहुत सारा काम आसान हो। दूसरी जो चीज है कि अपने हैबिट्स को डेवलप कर, कोई भी काम जैसा बोला जाता है कि 21 दिन तक कंटिन्यूस करो तो आपका क्या बन जाएगा। आपके पास प्लेस बुक के अंदर लिखा हुआ है एटॉमिक हैबिट्स में, कोई भी काम करने के लिए आपके पास प्लेस, आपके पास टाइम और वो वर्क पहले से डिफाइन है। हर पेरेंट ये करे कि मैं रोज रात में 10 से 10:15 बजे तक अपने बच्चों से सिर्फ स्टडीज को लेकर बात जरूर, रोज रात सिर्फ 15 मिनट 10 to 10 जो भी उनका शेड्यूल में एग्जांपल दे रहा हूँ उस तरीके से मैं काम करूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये ऑल ऑफ अ सडन 15 दिन 20 दिन के अंदर रिजल्ट दिखेंगे, स्लोली क्या होगा इवॉल्व हो जाएगा, हमको एक हैबिट मतलब क्या हो जाएगी। बच्चों को भी लगेगा आज मैं कल आज एक दिन झूठ बोल दूंगा, सेकेंड डे झूठ बोल दूंगा, तो रोज कैसे नया झूठ क्या बोलूं। आहिस्ते आहिस्ते जो है जब अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैं इसके लिए क्या अकाउंटेबल, मुझे जवाब देना है, उसको जवाब देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा काम में, हमारे पेरेंट्स जागते कब है एग्जाम ओपन डे के बाद, ओपन हाउस हुआ उसके बाद में जागते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़ता भी है, टाइम खत्म हो गया। डेली बेसिस पे पेरेंट्स जो है कि अपने बच्चों के लिए मतलब डिवोट करें। अब मैं बोलूंगा इसमें जो है कि बड़ा रोल है वो मदर का होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर पेरेंट जो है कि हर मदर पढ़ी लिखी है तो ही मतलब कि बच्चा पढ़े, कि आपको सिर्फ अपने बच्चों को क्या करना है मॉनिटर करना है, तो इंशाल्लाह ताला वो सारी चीजें। सेम फॉर द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, ठीक है, तो वो पहला जो है अपनी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे वो दूर हो जाए, खासतौर पर हमारा मोबाइल उससे दूर हो जाए। टीचर्स के पास आपको जाने के लिए हेजिटेशन, आपको छोटे बहुत सारे बच्चे में हमेशा एक स्टेटमेंट होता है बच्चों को कि मेरे क्लास के दरवाजे के बाहर आप जाना चाहिए, आपके डाउट्स नहीं जाना चाहिए, आपका डाउट मेरे क्लास के दरवाजे के अंदर क्यों होना चाहिए सॉल्व, और उसके बाद आप जो हमसे चले। तो वो जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा क्या करती है बच्चों के अंदर, कि बच्चा इतना फ्री होना चाहिए कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स है एंड एट द एंड वो एक बच्चा है, आप उससे एक मैच्योर पर्सन की एक्सपेक्टेशन ना रखें, गलती भी करेगा बाद में माफी भी मांगेगा, फिर 15 दिन में फिर से गलती रिपीट करेगा, वो अच्छा है। राइट, वो 40-45 साल का आदमी 30-35 साल का आदमी कि जो बहुत मैच्योरिटी के साथ में उस चीज को नहीं, राइट, कि यू हैव टू होल्ड योर हैंड्स ऑफ द चाइल्ड, लेके साथ में चलना है। और इंशाल्लाह ताला एक जो है एक तो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इसका, अगर मैं डीन के हिसाब से बात करूं कि दो चीजें
कि जो मुझको समझ में आती है कि बच्चे को जो कि हलाल खिलाओ और बच्चे के हाथ से दुआ। हो सकता है कि मैं जो हूँ मेरे फादर की हलाल कमाई और मेरे माँ की दुआ हो, तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखना है। तो अल्लाह ताला जो है कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए रास्ता आसान है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन करने के लिए जरा भी डरो मत, बिल्कुल सोचो। जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अपने टीचर से शेयर करो और वो सॉल्व होगा। तो वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा था, और अगर कोई ऐसे मेहमान है जिनसे आप सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही खास मेहमान लाते रहें।